नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में भारत के प्रमुख पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे और यह वार्षिकी 2026 जो जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में यह बुक अवेलेबल है। आज से हो चुका है, तो यह आपके मार्केट में अवेलेबल है और इसे जाकर खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाला, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो बात करेंगे कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो कौन बने हैं? अभी टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बने हैं। टीवी सोमनाथन नाम याद रखना है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो टीवी सोमनाथन। वही विदेश सचिव, विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर है। और इनको असिस्ट करने वाले विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री है। विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी है। वही गृह सचिव की बात करें, गृह सचिव गोविंद मोहन है। यानी होम सेक्रेटरी कौन वर्तमान में है? तो गोविंद मोहन होम सेक्रेटरी है। वहीं पे रक्षा सचिव की बात करें, डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो कौन है? तो राजेश कुमार सिंह, यानी कि रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं कौन है? तो राजनाथ सिंह है। उनको असिस्ट कौन करेंगे? तो असिस्ट राजेश कुमार सिंह कर रहे हैं। जबकि गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह है और उनको असिस्ट कर रहे हैं गोविंद मोहन, जो गृह सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं राजस्व सचिव की बात करें तो अरविंद श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी है। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करें तो प्रमोद कुमार मिश्रा, यानी पी के मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 अभी तक बने हुए। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 की बात करें तो कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर रह चुके शक्तिकांत दास हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 की बात कर ले तो शक्तिकांत दास इसमें आंसर हो जाएगा। क्या? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास है, जो दूसरे नंबर के, पहले नंबर के पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री के निजी सचिव की बात करें तो निजी सचिव कौन है? तो निजी सचिव की बात कर ले तो इसमें याद रखना है कि निधि तिवारी, यानी निधि तिवारी बनारस की रहने वाली है और यह प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो संजय मूर्ति 15वें नंबर के संजय मूर्ति क्या बने हैं? तो यह सीएजी बने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं। सीएजी बने हैं कौन? संजय मूर्ति। ठीक है, याद रखना है। जबकि संजय मल्होत्रा क्या है? तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है और संजय मूर्ति क्या है? तो सीएजी है। तो दोनों में अंतर, नाम बस एक जैसा है, याद रखते हुए चलना है कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, जबकि संजय मूर्ति आरबीआई के सीएजी के क्या? तो इसमें सीएजी के बने हुए हैं, सीएजी बने हुए हैं संजय मूर्ति। भारत के लेखा महानियंत्रक की बात करें, सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट्स की बात करें तो टीसीए कल्याणी, यानी अभी जो सीजीए बने हैं यानी लेखा महानियंत्रक बने हैं कौन? टीसीए कल्याणी बने, टीसीए कल्याणी। वहीं पर पूछ दे आपको सीजीडीए कौन बने हैं? सीजीडीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट की बात करें तो इसकी बात करें तो इसमें विश्वजीत सहाय, नाम याद रखना, विश्वजीत सहाय। ठीक है, जो डिफेंस सेक्टर से संबंधित जितने सारे लेखा जोखा रहेगा वो कौन करेगा? तो विश्वजीत सहाय करेंगे, जो सीजीडीए है। वहीं भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की बात करें, चीफ स्टैटिस्टिशियन की बात करें तो जीपी सामंत है। जीपी सामंत मुख्य सांख्यिकीविद है, जीपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, जो भारत के पहले लॉ ऑफिसर, कानून अधिकारी होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, कौन होते हैं? आर वेंकटरमणी। इनको पुनः नियुक्त किया गया और ये 16वें नंबर के आर वेंकटरमणी भारत के अभी क्या? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हुए हैं। जबकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो तुषार मेहता को फिर से पुनः बना दिया गया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया तुषार मेहता को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत को बनाया है और ये कहां से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। 53वें नंबर के जस्टिस सूर्यकांत बन चुके हैं क्या? तो ये चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वहीं पे ये नालसा के पहले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, अब ये नालसा के पैट्रोन इन चीफ बन चुके हैं, नालसा के नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। अब जस्टिस विक्रम नाथ अब क्या बन चुके हैं? तो नालसा के अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। और ये बी आर गवई के जगह पे 53वें नंबर के क्या? जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। वहीं आपको एक और अपॉइंटमेंट है क्या? तो संगम कुमार साहू, संगम कुमार साहू ओडिशा हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है, संगम कुमार साहू का। भारत के लोकपाल अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो अजय मानिक राव खानविलकर। भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में अजय मानिक राव खानविलकर का नाम याद रखना है। अजय मानिक राव खानविलकर भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में है, जिसे ऑम्बुड्समैन भी कहा जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की बात करें तो अनिल चौहान वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी हेड होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये तीनों सेना के असिस्ट करते हैं, इसके ऊपर होते हैं कौन? कमांड करते हैं अनिल चौहान, जो अभी वर्तमान में सीडीएस बने हुए हैं। और इसके पहले जो सबसे पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे कौन? तो बिपिन रावत बने थे।
नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष है, यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और ये 26वें नंबर के बने हुए हैं। जबकि वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो अमरप्रीत सिंह है जो 28वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष यानी कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ बने हुए। कौन? तो अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं, अमरप्रीत सिंह। अगला थल सेनाध्यक्ष की इंडियन यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात कर ले तो उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के जनरल क्या तो थल सेना अध्यक्ष है, यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी है, याद रखना है। जबकि वाइस चीफ यदि पूछ दे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह है, पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी के नीचे काम करने वाले उप सेना अध्यक्ष बन चुके हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं। और उनके साथ जो अलग अलग सदस्य और भी हैं, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी दो और भी सदस्य हैं, यानी कि 1+2 मेंबरशिप पे काम करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हालांकि शुरुआत में इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो बॉडी था सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन 1889 और 1893 के बाद तो ये परमानेंटली हो गया कि क्या, तो ये 3 मेंबर बॉडी के रूप में काम करना शुरू किया। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल क्या, तो 13वें नंबर के राजकुमार गोयल भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन चुके हैं राजकुमार गोयल, नाम याद रखना है। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष एनएचआरसी के जो अध्यक्ष है वर्तमान में बी रामासुब्रमण्यम है, बी रामासुब्रमण्यन। और ये 9वें नंबर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है बी रामासुब्रमण्यन और ये 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन के जो अध्यक्ष है अभिजात चंद्रकांत सेठ है, अभिजात चंद्रकांत सेठ है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के जो अध्यक्ष है कौन? अभिजात चंद्रकांत सेठ है। जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना कब होती है? 1964 में इसकी स्थापना होती है, 1964 में इसकी स्थापना होती है। किसके समिति के? तो संथानम समिति। क्या? संथानम समिति की अनुशंसा पे सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जाती है 1964 में। और अभी इसके वर्तमान में 19वें इसके अध्यक्ष बने हुए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यानी कई बार एग्जाम में पीके श्रीवास्तव भी, एक बार मध्य निषेध दरोगा में पूछा गया था पीके श्रीवास्तव क्या है, तो या प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के क्या है, तो अध्यक्ष है किसके? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, जिसकी स्थापना 1964 में की जाती है संथानम समिति के अनुशंसा पे। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष के रूप में कौन है? तो रवनीत कौर, नाम याद रखना है रवनीत कौर। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल विमेन कमीशन के जो अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है तो विजया किशोर हाटकर, और ये 9वीं महिला अध्यक्ष बनी हुई है किसकी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर हाटकर है, 9वीं बनी हुई है। और इसकी पहली बात करें तो पहली कौन है? तो जयंती पटनायक। जयंती पटनायक पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी, जयंती पटनायक, नाम याद रखना जयंती पटनायक। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की बात करें तो अजय कुमार वर्तमान में इसके यूपीएससी के अध्यक्ष हैं कौन? अजय कुमार। और यूपीएससी की स्थापना कब होती जानते हैं? ली कमीशन, ली आयोग के आधार पे, इसके रिपोर्ट के आधार पे 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की जाती है, जो बाद में उसके पहले कोऑर्डिनेटेड सर्विस रहता है, लेकिन बाद में इसका नाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाता है। और आर्टिकल 312 से 323 तक यह दिया गया है। सीबीएसई के अध्यक्ष की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष की बात करें तो राहुल सिंह क्या है, तो इसके अध्यक्ष है। सीबीएसई के अध्यक्ष क्या है, तो राहुल सिंह है। और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक की बात करें तो प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जो विभिन्न एग्जाम कराती है, कंडक्ट कराती है, तो ये एनटीए के महानिदेशक कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। जबकि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष है एस गोपाल कृष्णन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष है। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हिन कांता पांडे सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 1988 में की जाती है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में की जाती है, यानी कि अवैधानिक संस्था के रूप में की जाती है। लेकिन 1993 में 1988 से फिर 1993 में इसको वैधानिक संस्था के रूप में इसको एक्ट पारित करके पार्लियामेंट के द्वारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है, यानी वैधानिक निकाय बना दी जाती है। और सेबी के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में जानते हैं कौन है? इसके पहले रहने वाली कौन थी? माधवीपुरी बुच। और सेबी को कहा जाता है क्या? तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में इसको बनाया गया है, यानी जिस तरह से शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट जो कंट्रोल होता है, ये सारे इसको कंट्रोल कौन करता है? तो सेबी के द्वारा की जाती है, उसके नियम बना करके।
अगला 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग यानी कि वित्त आयोग के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 280 में दिया गया है और ये संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में काम कर रही है और ये आर्टिकल 280 में दी गई। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया है। जबकि 15वें वित्त आयोग की बात करें तो एनके सिंह इसके अध्यक्ष थे, एनके सिंह अध्यक्ष थे। 23वें विधि आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष के रूप में दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया दिनेश माहेश्वरी को। जबकि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ऋतुराज अवस्थी थी, ऋतुराज अवस्थी। वहीं पे 21वें विधि आयोग की बात करें उसके अध्यक्ष के बारे में तो ये बलबीर सिंह चौहान, बलबीर सिंह चौहान 21वें, 22वें ऋतुराज अवस्थी और 23वें दिनेश माहेश्वरी। इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की जाती है। इनको स्पार के जगह यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च जिसके द्वारा जिसके जो संस्थापक थे विक्रम साराभाई, जिसे फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहा जाता है, और उन्हीं के द्वारा आगे चल के फिर बाद में क्या होता है इसरो बन जाता है 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और डॉक्टर बी नारायणन इसके गृह में अध्यक्ष के रूप में इसरो के बने हुए हैं और साथ में ये अंतरिक्ष विभाग का सचिव यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव भी है और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी है, यानी कि स्पेस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भी है और साथ में अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। कौन तो डॉक्टर बी नारायणन। और इसके पहले कौन थे तो 10वें थे डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ जिनके कार्यकाल में ही क्या हुआ तो चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष की बात करें तो समीर बी कामत को पुनः इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, समीर बी कामत को। और डीआरडीओ की स्थापना कब होती है 1958 1958 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की महानिदेशक की बात करें तो राजीव बहल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हेडक्वार्टर कहाँ है नई दिल्ली में है। और इस तरह से राजीव बहल 1911 में मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए इनोवेशन करने के लिए इस तरह से आईसीएमआर की स्थापना की जाती है। और इसके प्रमुख की बात करें महानिदेशक की बात करें तो कौन है राजीव बहल है, राजीव बहल है। अगला है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर की बात करें अजय कुमार सूद है जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें भारत सरकार को ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम कर अजय कुमार सूद जो मुख्य रूप से भारत को वैज्ञानिक क्षेत्र में सलाह देते हैं। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें तो बी अनंत नागेश्वरन को पुनः इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाकर किया गया है और बी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में बने हुए। इकोनॉमिक सर्वे जो भारत का बनाया जाता है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के ही देखरेख में बनाई जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो अभी वर्तमान में अजित डोभाल ये तीसरी बार है जो इस तरह से अपने टर्म के लिए ज्वाइन किए हैं। कौन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। और इनके साथ साथ इनको असिस्ट करने के लिए भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है डिप्टी एनएसए यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो कौन बने हैं तो ये अनीश दयाल सिंह बने। अनीश दयाल जो सीआरपीएफ और आईटीबीपी के भी डीजी रह चुके हैं। अनीश दयाल नाम याद रखना, अनीश दयाल डिप्टी एनएसए। अजित क्या अनीश दयाल, ठीक है। और एनएसजी महानिदेशक यानी कि क्या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं तो बी श्रीनिवास बने हैं। बी श्रीनिवास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के महानिदेशक है। जबकि एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कौन है सदानंद बसंत दाते अभी इनका अपॉइंटमेंट किया गया है और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में महानिदेशक के रूप में सदानंद बसंत दाते। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख के रूप में परवीन सूद को पुनः इनको है जो बनाया गया है। परवीन सूद को पुनः सीबीआई के प्रमुख बनाया गया। जानते हैं सीबीआई की स्थापना कब होती है 1963 में सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की जाती है। कब 1963 में। और संथानम समिति के रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 आती है, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो आती है 1946 में, उससे ये अपना जो कार्यबल कह सकते हैं कार्य करने की जो शक्ति है उससे ये ग्रहण करती है। लेकिन इसका जो संथानम समिति 1963 में इसकी स्थापना की जाती है और संथानम समिति के ही अनुशंसा पे सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की भी स्थापना की जाती है 1964 में। आईबी के प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तपन कुमार डेका का नाम आपको याद रखना है। तपन कुमार डेका क्या है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तपन कुमार डेका है जिन्हें पुनः इनको चुना गया है, तपन कुमार डेका। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर के रूप में कौन बने हैं तो राहुल नवीन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो निदेशक बने हैं राहुल नवीन बने हैं। जबकि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में कौन परवीर रंजन का नाम याद रखना है। परवीर रंजन
कौन बने हैं, तो सीआईएसएफ के महानिदेशक यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की है जो क्या, तो इस तरह से महानिदेशक बने हैं। जबकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कौन, अनीश दयाल सिंह है। जो सीआरपीएफ के महानिदेशक के नाम याद रखना है कि इसमें कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने। एक करेक्शन देख लीजिएगा। और अनीश दयाल सिंह क्या बने हैं, तो अनीश दयाल सिंह बने हैं क्या, अभी डिप्यूटी एनएसए बन चुके हैं, डिप्यूटी एनएसए, डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुके हैं, ठीक है, डिप्यूटी एनएसए। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में कौन, प्रवीण कुमार बने हैं, बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार बने हैं। वहीं आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक के रूप में कौन, प्रवीण कुमार बने हैं। तो बीएसएफ के और आईटीबीपी के दोनों के जो महानिदेशक है दोनों प्रवीण कुमार है, प्रवीण कुमार है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोनों के जो महानिदेशक है कौन, तो प्रवीण कुमार है। जबकि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कौन, संजय सिंघल है, संजय सिंघल। वही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है पराग जैन है, पराग जैन इसके क्या है, प्रमुख है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है कौन, पराग जैन है, ठीक है, पराग जैन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के जो गवर्नर है कौन है, संजय मल्होत्रा, जो 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा क्या है, आरबीआई के गवर्नर है। जबकि उप गवर्नर और भी चुने गए हैं कौन कौन, स्वामीनाथन जानकीरमन, टी.आर. शंकर, एम. शिरीष चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता। ये चार क्या है, तो डिप्टी गवर्नर है क्या, तो आरबीआई को के गवर्नर को सहयोग करने वाले उप गवर्नर की बात करें, स्वामीनाथन जानकीरमन, टी.आर. शंकर, एम. शिरीष चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता ये बने हुए हैं, तो याद रखना है। तो संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान में 26वें नंबर के क्या है, तो आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर इसकी स्थापना की जाती है और इसकी स्थापना 1935 में की जाती है। और आपको बता दें इसको नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब की जाती है, तो जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण की जाती है। और वर्तमान में बात करें तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो यही संजय मल्होत्रा। जबकि इसके पहले विदेशी गवर्नर कह सकते हैं या पहले जो गवर्नर है ये कौन, सर ऑसबॉर्न स्मिथ है। जबकि पहले भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने कौन, सीडी देशमुख बने, सीडी देशमुख। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी के बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की बात करें तो सुधा बालकृष्णन, जो मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कौन है, सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के जो अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी अभी वर्तमान में एसबीआई के क्या है, तो अध्यक्ष के रूप में है। और साथ साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के भी अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो यही CS शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी अभी बने हुए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में बात करें तो सतीश कुमार बने हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष सतीश कुमार, और ये प्रथम दलित अध्यक्ष बने हैं। प्रथम दलित अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो सतीश कुमार है। यूआईडीआई की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, तो भुवनेश कुमार इसके सीईओ है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 12 अंक का आधार कार्ड है जो बनाती है। और इसमें से याद रखना है कि यूआईडीआई की स्थापना कब होती है, तो 2009 में इसका काम करना शुरू कर देता है, लेकिन 2016 में कानूनी दर्जा इसको दी जाती है। तो कानूनी दर्जा 2016 में दी जाती है, जबकि ये 2009 में काम करना शुरू होता है, लेकिन 2016 में इसको कानूनी दर्जा दिया जाता है। तो क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। संसद टीवी जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मर्ज करके इस तरह से लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को मर्ज करके, पहले लोकसभा टीवी अलग राज्यसभा टीवी अलग चलता था, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इस तरह से संसद टीवी बना दिया गया। और उसके सीईओ कौन बने हैं, तो अमित खरे, संसद टीवी के सीईओ के रूप में अमित खरे को बनाया गया है। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ कौन है, बीवी आर सुब्रमण्यम, जो पुनः इसके अध्यक्ष, ये नीति आयोग के पुनः जो सीईओ बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो बीवी आर सुब्रमण्यम बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी बने, सुमन के बेरी। आपको बता दें कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और ये थिंक टैंक बॉडी के रूप में काम करता है, एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखना है। और इस तरह से एक बॉटम टू अप्रोच बेस्ड पे काम करता है, एक विजन डॉक्यूमेंट लाता है, उसके आधार पे ये कार्य करता है। और ये नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन चलते आ रहा था 1950 से, उसको रिप्लेस करते हुए इस तरह से 2015 में इसकी स्थापना की जाती है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें
तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति बनी हुई है कौन? द्रौपदी मुर्मू। और ये दूसरी ऐसी भारतीय महिला बनी है जो राष्ट्रपति बनी है। इसके पहले प्रतिभा पाटिल है जो राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुकी है। और ये कहाँ से आती है? तो द्रौपदी मुर्मू एक संथाल जनजाति से संबंध रखती है, संथाल जनजाति से, और मयूरभंज ओडिशा से ये अपना संबंध रखती है, मयूरभंज ओडिशा से संबंध रखती है। और अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के विधानसभा में पहली बार इस तरह से भाषण देने वाली राष्ट्रपति बनी है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन इसके पहले क्या थे? तो गुजरात के क्या तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। और अब महाराष्ट्र के जो राज्यपाल अब बन चुके हैं कौन? तो इनको ही अतिरिक्त कार्यभार, जो गुजरात के पहले राज्यपाल थे और अभी वर्तमान में आचार्य देवव्रत, उनको महाराष्ट्र और गुजरात का दोनों का राज्यपाल बनाया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ऐसा नियम है कि 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल रह सकता है। तो ऐसे ही नियम के आधार पे क्या तो सीपी राधाकृष्णन के राष्ट्रपति बनने के बाद आचार्य देवव्रत को गुजरात और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल बनाया गया है। जिस तरह से मणिपुर में अजय कुमार भल्ला को मणिपुर और नागालैंड में दोनों का राज्यपाल बनाया गया है। कारण ये रहा कि जो नागालैंड के राज्यपाल थे ला गणेशन, उनकी मृत्यु हुई, जिस कारण से उन्हें बनाया गया। और सीपी राधाकृष्णन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो आर्टिकल 67A के द्वारा इसमें जगदीप धनखड़ ने क्या क्या इस्तीफा दिया किसको? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस्तीफा अपना उपराष्ट्रपति को देता है, जिस कारण से ये सीट खाली हुआ। और सीपी राधाकृष्णन ये चुनाव जीतकर भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे? तो ओम बिरला ही थे। और ये कोटा राजस्थान से बीजेपी की तरफ से क्या तो एमपी बने हुए हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कौन है? तो राहुल गांधी। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी है लोकसभा में। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में कौन है? तो जेपी नड्डा। और ये बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी है जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष। और इसके बीजेपी के अभी हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? तो नितिन नवीन, जो बिहार से आते हैं और पटना बांकीपुर के विधानसभा से जीत कर गए हैं। और ये विधायक बने थे, लेकिन अब इनको मंत्री पद और विधायक से किसी से इस्तीफा देना पड़ा और ये विक्रम क्या बन गए हैं? तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। राज्यसभा अध्यक्ष की और सभापति की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह। तो राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि सीपी राधाकृष्णन ये क्या तो राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति हो गए। जबकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह होते हैं। हमेशा राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के महासचिव की बात करें तो प्रमोद चंद्र मोदी यानी पीसी मोदी 13वें नंबर के राज्यसभा के महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। जबकि लोकसभा के महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह काम कर रहे हैं। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव के रूप में बने हुए हैं। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो जानते हैं कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15+7 यानी 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य क्या तो राज्यसभा से, यानी टोटल सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो 22 होती है। क्या तो इसमें टोटल 22 होती है। क्या 22 होती है। और ऐसा ही सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी सेम होता है कि 15 लोकसभा से, यानी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन? वजंत पांडा बने हैं। कई बार क्वेश्चन इससे पूछ देता है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो इसमें क्या 22 होती है। क्या इसमें भी 22 होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है। और इसमें इसके अध्यक्ष हैं वजंत पांडा। जबकि प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी की बात करें तो इसके अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने संजय जायसवाल। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। और 30 सदस्य क्या होते हैं, कहाँ के होते हैं? तो इसमें लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। 30 जो लोकसभा के ही सारे सदस्य होते हैं, ओनली लोकसभा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, क्या ओनली लोकसभा के? ये सही है कि ओनली लोकसभा के ही 30 सदस्य इसमें होते हैं एस्टिमेट्स कमेटी में। और इस तरह से बजट में कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसके सारे एस्टिमेट्स को भी ये है जो क्या देख रेख करती है, उसको देखती है। और यहाँ लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो केसी वेणुगोपाल इसमें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में है जो बने हैं। तो इस तरह से हमने जितने सारे पदाधिकारी अभी बने हुए हैं तो उनको इस तरह से एक वीडियो में के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जैसा आपका रिस्पांस बढ़ते जा रहा है, जैसा आपका जिस तरह से आपका रीच है, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इस कारण से वीडियो काफ़ी अच्छा रहता है, जिस कारण से
लोग शेयर भी करते हैं। और इस कारण से आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप पूरे एडिटोरिया के जो करंट अफेयर्स मैगजीन लाया गया है, तो उसमें आप जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मार्केट में आज से अवेलेबल हो चुका है, तो उसको आप जाकर खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और एग्जाम से पहले आप है जो उसको तैयारी भी इस तरह से करते हुए चलेंगे, तो आपका एक निश्चित रूप से इस तरह से एक एग्जाम में पकड़ अच्छी बनती जाएगी। और जानते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन है जो 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और विभिन्न एग्जामों में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे वनडे एग्जाम्स के लिए इस तरह से सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सीरीज वाइज देखते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।